हेलो एवरीवन, हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं और लास्ट 2 क्लासेस से हम एक ही पॉइंट पर समझने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आज भी हम उसी को जानेंगे थोड़ा और। इज इट ओके? तो देखिएगा, जो हमने पढ़ा, जो फिजिकल क्वांटिटी हम समझ रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। अगर एयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जा रहा है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने क्या नाम दिया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जा रहा है तो हम उसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आज हमें क्या नया जानना है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में? सुनिएगा ध्यान से। हम आज की क्लास में जानेंगे फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑन विच दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। आई बात समझ में? भाई देखते हैं, चलिए सुनते जाइए और कोशिश करिएगा समझने की। ओके, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फैक्टर हम जानेंगे। 3 फैक्टर हमको पढ़ने हैं टोटल, उसमें से फर्स्ट फैक्टर सुनिएगा। जो फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर किसी भी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर और मटीरियल ऑफ द मीडियम। It depends on the nature और material of the medium। क्या इसका मतलब आपको समझ में आया? नहीं। तो मतलब समझते हैं। नेचर और मटेरियल का मतलब क्या है? बस यही है नेचर और मटेरियल का मतलब, कि अगर मटेरियल का नेचर आप बदलते जाओगे, जैसे मानो कि आपने एयर का कैलकुलेट करा तो अलग आएगा, है ना। अगर आपने वाटर का कैलकुलेट करा तो अलग आएगा। मानो आपने कैरोसिन ऑयल का कैलकुलेट करा तो अलग आएगा। इज इट ओके? है ना। आपने ग्लास का कैलकुलेट करा तो अलग आएगा। बस फर्स्ट फैक्टर सिर्फ इतना सा ही है कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर और मटेरियल ऑफ द मीडियम। तो एज द नेचर ऑफ अ मीडियम चेंजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑल्सो चेंजेस। इज इट ओके? तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। ओके, मैं इसको यहाँ से रफ करने जा रही हूँ क्योंकि बाकी दोनों फैक्टर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना है। इज इट ओके? तो चलिए हम सेकेंड फैक्टर जानने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो सेकेंड फैक्टर हमको जानना है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। इज इट ओके? सेकेंड फैक्टर ऑन विच द वैल्यू ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। पर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो डेंसिटी है, ये एक तो वो डेंसिटी है जो क्लास 9th तक हमने पढ़ी थी, है ना, जिसको आप मैथमेटिक्स में भी कैलकुलेट करते थे और साइंस में भी। याद है ना, ये डेंसिटी कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती थी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए उसी डेंसिटी का फॉर्मूला, उसी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, उस वाली डेंसिटी को तो देखो मास डेंसिटी बोला जाता है। इज इट ओके? और ये जो डेंसिटी जिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है किसी भी मीडियम का, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जो डेंसिटी वर्ड आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो नॉर्मल डेंसिटी नहीं है। वो कौन सी डेंसिटी है? ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये हमारे थोड़े डिस्कशन का टॉपिक है कि आखिर ये ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों अलग अलग होती हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मानिए कि हमने बोला कि हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। इज इट ओके? और दूसरी होती है डेंसिटी, है ना। आई बात समझ में? आप चाहें तो डेंसिटी बोलें और अब दोनों में डिफरेंस जानना चाहें तो मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ये वो डेंसिटी है जिसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और ये कुछ और है। इज इट ओके? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल
अगर हम यहाँ पर वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट करने चाहें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानना चाहें, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। इज इट ओके? और बात अगर हम कैरोसिन ऑयल की करें तो जो कैरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है? 1.44। ये क्या लिखा है मैंने आपके सामने? वाटर और कैरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट ओके? और इसी तरीके से अगर हम पानी की डेंसिटी की बात करना चाहें तो आपने 9th क्लास में खूब काम में ली थी पानी की डेंसिटी, बार बार आपने यूज़ किया था इसे, फिर भी मैं दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ, देखिएगा ध्यान से। वाटर की मास डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर वही कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी देखी जाए तो कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी कितनी होती है? आपको याद तो नहीं होगी, और याद रखने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना तो ये वैल्यूज़ ना ये वैल्यूज़, ये तो मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ। इज इट ओके? तो कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी कितनी है? 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज इट ओके? तो ये मास डेंसिटी है जो ये बताता है कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ हल्की है ना। तो हमने दो डेंसिटीज़ को कंपेयर करा, एक पानी की डेंसिटी और एक कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी, और हमें पता लगा कि किसकी डेंसिटी कम है? कैरोसिन ऑयल की। मतलब अगर वाटर और कैरोसिन ऑयल को आपस में मिक्स किया जाए तो कौन ऊपर फ्लोट करेगा? कैरोसिन ऑयल। क्यों? बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इज इट ओके? अब इधर आ जाइए, हमने देखा ऑप्टिकल डेंसिटी में हमें क्या कंपेयर करना होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए कंपैरिजन करना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का। किसका कंपैरिजन करना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का। इज इट ओके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देखा? 1.33, और कैरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? कैरोसिन ऑयल का। किसका कम है? वाटर का। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा। आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। इज इट ओके? तो कैरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब कैरोसिन ऑयल और वाटर में से अगर कंपेयर किया जाए तो कैरोसिन ऑयल कैसा मीडियम है? कैरोसिन ऑयल ऑप्टिकली वाटर के कंपैरेटिवली कैसा मीडियम है? डेंसर। और पानी जो है कैरोसिन ऑयल के कंपैरेटिवली, है ना, कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। वाटर कैसा मीडियम है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। मतलब लाइट की स्पीड किस में ज़्यादा होगी? लाइट की स्पीड पानी में ज़्यादा होगी। किस में कम होगी? कैरोसिन ऑयल में। तो कौन डेंसर है? कैरोसिन ऑयल। तो आप यहाँ और यहाँ कंपैरिजन करके देखिए कि देखो यहाँ तो कैरोसिन ऑयल की मास डेंसिटी पानी से कम है और उसी कैरोसिन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। मतलब हमें ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि दे बोथ आर डिफरेंट। ऑप्टिकल डेंसिटी हमें ये बताता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, लाइट की स्पीड किस में कम होगी। इज इट ओके? या फिर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लाइट की स्पीड उसमें ज़्यादा होगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है और लाइट की स्पीड से रिलेटेड है। इसका मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तो हमें यहाँ पर ये सेकंड जो फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर क्लियर हो चुका है। इसको रफ करने जा रही हूँ मैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि जो सेकेंड फैक्टर है ऑन विच दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज, more will be the refractive index. Less the optical density of a medium is, less the refractive index will be. आ गई बात समझ? तो हमें ऑप्टिकल डेंसिटी तो आई होप समझ में आ गया है, और अब हमें पढ़ना है थर्ड फैक्टर। इज इट ओके? ऑन विच द वैल्यू ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। ध्यान से सुनिएगा ये थर्ड फैक्टर भी। This third factor on which the refractive index of a medium depends is color और wavelength। एक ही बात है।
हालांकि इसको समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। पर हमको तो समझ ही नहीं आया कि लाइट के कौन से कलर और कौन सी वेवलेंथ की बात हो रही है। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने बात करी वाइट लाइट की, हालांकि ये आपको फिजिक्स के दूसरे चैप्टर्स में पढ़ना है, पर जब ये वर्ड यहाँ पर आ ही गए हैं तो इनको थोड़ा समझ ही लेते हैं। तो हमें बात करनी है कलर और वेवलेंथ की, तो उसके लिए हम किससे शुरुआत करने जा रहे हैं? वाइट लाइट से शुरुआत करने जा रहे हैं। इज इट ओके? वाइट लाइट जानते हैं ना, वाइट लाइट कोई स्पेशल लाइट नहीं है। द लाइट विच इज ऑब्टेन्ड बाय सन इज वाइट इन कलर। सन से वाइट कलर की लाइट आपको मिलती है, तो दैट इज नोन एज वाइट लाइट। ट्यूब लाइट से भी आपको वाइट लाइट मिलती है, एलईडी बल्ब से भी आपको वाइट लाइट मिलती है। तो सुनिएगा ध्यान से, ये जो वाइट लाइट होती है ये 7 कलर्स से मिलकर के बनी हुई होती है। हमने बचपन में भी पढ़ा था, बचपन से ही पढ़ रहे हैं बार बार। दीज 7 कलर्स इन शॉर्ट कैन बी डिनोटेड एज विबग्योर। कैसे डिनोट करते हैं हम कलर्स को? विबग्योर से। V का मतलब वॉयलेट, I का इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मतलब ये जो वाइट लाइट होती है जो सन से या ट्यूबलाइट से या एलईडी बल्ब से आपको मिलती है, ये कितने कलर्स से मिलकर के बनी हुई है? 7। मैं कलर्स के नाम एक बार रिपीट कर रही हूँ, चाहे तो सुनकर याद रखें और भूल भी जाएं तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। यहाँ पर कलर्स के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। V फॉर वॉयलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. Is it okay? तो ये जो 7 कलर्स आपके सामने लिखे गए हैं, इन 7 कलर्स की जो वेवलेंथ होती है, इज इट ओके, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। अगर हम शुरुआत करें इस वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से, तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर। N फॉर नैनो और M फॉर मीटर। वैसे तो जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। दैट्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो हमारे वाइट कलर की जो वेवलेंथ है वॉयलेट कलर की, वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर। इंडिगो की अलग होती है, ब्लू की थोड़ी ज़्यादा, ग्रीन की और ज़्यादा, वाई की और ज़्यादा, ओ की और ज़्यादा, ऑरेंज की, और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 700 नैनोमीटर। इन 7 कलर में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की। इज इट ओके? और मतलब हमें पता लग गया कि वाइट लाइट की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? It starts from 400 nanometer and goes up to 700 nanometer. तो हर अलग कलर की वेवलेंथ के लिए लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कैसा होता है? अलग होता है। अब आप बोलोगे कि अलग करेंगे कैसे, है ना, कैसे अलग कर सकते हैं हम इनको? तो आपने देखे हैं कुछ अलग अलग कलर के बल्ब होते हैं, है ना। जो आपका नॉर्मल बल्ब होता है ना, वो ट्रेडिशनल येलो वाला, इट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू गिव यू द वाइट लाइट, वो आपको येलो कलर्ड लाइट ही प्रोवाइड करता है। तो उसमें से निकलने वाली वेवलेंथ इस येलो कलर की वेवलेंथ को मैच करती है। आई बात समझ में? मतलब दीज वेवलेंथ कैन बी सेपरेटेड, है ना। इनको और भी तरीके हैं अलग अलग करने के। तो जैसे जैसे आप कलर अलग करते जाओगे, अगर कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी मीडियम की वेवलेंथ क्या होती जाएगी? बदलती, हाँ बिल्कुल, वेवलेंथ भी बदलेगी और वेवलेंथ के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलेगा। इज इट ओके? तो मैंने आपको टोटल यहाँ पर कितने फैक्टर्स बता दिए हैं, देखिएगा ध्यान से। एक बार दोबारा कंपाइल कर लेते हैं हम। दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। दोबारा से मैं लिखने जा रही हूँ। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर और मटीरियल ऑफ द मीडियम, विच मीन्स the refractive index of a medium is different for different one. Is it okay? Medium change, refractive index भी change. Is it okay? दूसरी जो हमने फैक्टर यहाँ पर पढ़ा, दूसरा फैक्टर, that this refractive index
डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। थर्ड जो फैक्टर आपने देखा ऑन विच दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स इज कलर और वेवलेंथ। इज इट ओके? तो जितने आपको कॉन्सेप्ट समझाए गए वो तो बस समझाने की बात थी, आपको याद होने चाहिए। बाकी फैक्टर्स आपको अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो यू हैव टू राइट डाउन ओनली दीज फैक्टर, नो नीड ऑफ देयर एक्सप्लेनेशन। वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इज इट ओके? डायरेक्टली ये 3 फैक्टर आपको लिख देने हैं अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। इज इट ओके? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या जानना है देखिएगा। ये तो हमने पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर्स, और आगे अब हम क्या जानने वाले हैं, दोबारा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आप लोगों के। जो नेक्स्ट हमको जानना है वो हमको जानना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो हम बहुत सारी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, क्या रिफ्रैक्शन ही जानना है? आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से। क्या पढ़ा आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में? आपने पढ़ा कि whenever a light ray enters from one medium to another, refraction will be there. Is it okay? Either it will bend towards the normal or it goes away from the normal. या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। मतलब लाइट रे का अपने पाथ से डिविएशन होना तो फिक्स्ड है। क्या ऐसा हमेशा होता है या कोई केस ऐसा भी है कि मीडियम बदल भी जाए और रिफ्रैक्शन हो भी ना? क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है? यस, ऐसा केस पॉसिबल है। तो देखिएगा हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीडियम तो बदलेगा पर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो चलिए देखिए कौन सा केस हम जानने जा रहे हैं। हम इसका केस फर्स्ट जानने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? चलिए सुनने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर ये कोई मीडियम, ओके? कौन सा मीडियम है? जो आपकी मर्जी हो ले लें, जो आपकी मर्जी हो। ऊपर जैसे मानिए कि हमने ले लिया एयर और नीचे आप ग्लास स्लैब ले लीजिए। हर बार हम पानी ही ले रहे हैं, इस बार हम ग्लास स्लैब ले लेते हैं। इज इट ओके? इस एयर को हमने दिया मीडियम 1 और इसको दिया मीडियम 2। तो एयर कैसा मीडियम है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम है ना। सिर्फ रेयर नहीं बोलेंगे, अब हम पूरा नाम बोलेंगे। एयर इज एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। व्हाट डज इट मीन? क्या है एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी? कम, मतलब लाइट की स्पीड कैसी होगी? ज़्यादा। और ग्लास स्लैब कंपैरेटिवली कैसा मीडियम है? ऑप्टिकली डेंसर। और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा, और लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कंपैरेटिवली कम। Is it okay? So as we know, when a light ray is going to enter from rare to denser medium, then what would happen? याद है हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से, क्या होगा? Light ray will bend towards the normal. Is it okay? क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं। एक केस ऐसा भी है जब ऐसा नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं हम उस केस को। उस केस को जानने के लिए हमने ये लाइट रे फॉल करवाई। क्या समझ पा रहे हो आप इस लाइट रे की पोजीशन को? यस, डेफिनेटली। ये कौन सी सरफेस है? सेपरेटिंग सरफेस। चलो लिख भी देते हैं, दिस इज सेपरेटिंग सरफेस। इज इट ओके? लाइट रे कैसे फॉल हो रही है? नॉर्मली फॉल हो रही है। रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल वैसे ही। ये नॉर्मल भी है और ये इंसिडेंट रे भी है। क्या ये इंसिडेंट रे? यस, हमने डायरेक्शन बना दी ना यहाँ पर ये वाली, इसका मतलब ये क्या है? इंसिडेंट रे। नॉर्मल में ऐसे एरो नहीं बनाने होते हैं। इज इट ओके? तो इंसिडेंट रे यहाँ पर कैसे फॉल हो रही है? नॉर्मली फॉल हो रही है। इज इट ओके? तो चलिए देखते हैं। मैं बता देती हूँ आपको पहले से ही कि इफ अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन दिस सेपरेटिंग सरफेस, देन इट विल मूव इन द ग्लास स्लैब विदाउट एनी डिविएशन। मतलब नो रिफ्रैक्शन विल बी देयर इन दिस केस। रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। क्या ऐसा हमेशा होता है? बिल्कुल ऐसा हमेशा होता है। Whenever a light ray falls normally
on the other medium, on another medium, then no deviation of light ray will takes place, no refraction of light takes place over there. Is it okay? तो चलो हमें समझ में आ गया और मान लेते हैं कि हाँ चलो बढ़िया बात है, नहीं होगा रिफ्रैक्शन नहीं होगा. Is it okay? पर क्या हम इस बात को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि ऐसे केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता? बिल्कुल, हम इस चीज़ को मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ second law of refraction which is also known as Snell's law. Is it okay? तो चलिए देखते हैं Snell's law से कैसे प्रूव करेंगे. ये है यहाँ पर मीडियम 1 और ये है मीडियम 2 और लाइट रे कैसे फॉल हुई है? नॉर्मली फॉल हुई है. तो केस फर्स्ट हम जानना चाह रहे हैं नो रिफ्रैक्शन का, और हम जान चुके हैं कि व्हेन अ लाइट रे से कंफ्यूज मत हो जाना, मैं पूरा ही लिख देती हूँ. व्हेन एन इंसिडेंट रे, है ना जी, कौन सी लाइट रे की बात हो रही है? इंसिडेंट रे की. व्हेन एन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, कहाँ पर फॉल हो रही है नॉर्मली? ऑन द अदर मीडियम लिखिए या सेपरेटिंग सरफेस लिखिए, जो लिखना चाहें लिखिए. चलिए, तो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? ये प्रूव करने जा रहे हैं दैट इफ अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सेपरेटिंग सरफेस then no refraction will take place, light ray will move in the straight line in the original path without any deviation. Is it okay? और कौन से लॉ से प्रूव करेंगे? स्नेल्स लॉ से. तो देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ पर क्या, आप इसको हटा दो, चलो अभी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, मानो हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं इसके लिए. ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तो हम क्या यहाँ पर उस लाइट रे के लिए, उस इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस? यस, डेफिनेटली. क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इज इट ओके? तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री. अब देखो, अभी आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू मैं पूछूं तो शायद याद नहीं होगी, पर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में ये वैल्यूज़ आपको बिल्कुल टिप्स पर याद हो जाएंगी. फिलहाल मैं बता देती हूँ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0. मतलब अगर आपसे बोले कोई कि साइन आई की वैल्यू कितनी है, तो साइन आई की वैल्यू साइन 0 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0. हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें जानना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर विच वी आर गोइंग टू यूज स्नेल्स लॉ. बहुत ध्यान से देखिएगा. तो हम स्नेल्स लॉ काम में लेने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन के लिए विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ये n21 क्या है? n21 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. इज इट ओके? तो चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं हम. यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आगे कैसे कैलकुलेट होगा. ये मैंने आपको दोबारा से मैं बता रही हूँ इसको, क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है, n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं इसको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 is equal to refractive index of 2 with respect to refractive index of 1, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको याद रखनी है ये बात आपको. is equal to sin i. तो sin i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? sin i की वैल्यू है यहाँ पर 0 डिग्री. ये तो हमें पता लग ही चुका है. sin r की वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं भाई, sin r की वैल्यू हमें नहीं पता है, जानेंगे. चलिए जानते हैं. तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता लग चुकी है 0 अपॉन साइन r. चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं, आगे देखिएगा. n2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए. तो n2 इंटू साइन r इज इक्वल टू 0 इंटू n1. आ गया समझ में? ये n1 इधर चला गया, साइन r इधर आ गया. आगे देखिए. नाउ ये तो पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा? राइट साइड आपका 0.
पढ़ते आ रहे हैं आप बचपन से, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फिगर किस में चेंज हो जाएगा, 0 में। नाउ n2 इंटू साइन r, अब देखिए ये n2 और साइन r के बीच में साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइड है, साइन है, साइड चेंज, साइन चेंज, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऐसे लिख देते हैं 0 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो क्या आएगा, 0। और साइन r की वैल्यू क्या मिली आपको, 0। अब देखिए दोबारा पीछे आ जाइए, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब मिलती है, जब इस एंगल की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर कितना होगा, 0 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री बनाना हो तो रिफ्रैक्टेड रे हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सीधी, याद है ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो रिफ्रैक्टेड रे भी यही और नॉर्मल भी यही, तो ऐसी बनाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। हो गया प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो ये 0 डिग्री कब मिलेगा आपको, व्हेन नो डिविएशन ऑफ लाइट विल बी देयर, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। इज इट ओके? तो दोबारा से देखिए, कब नहीं होगा रिफ्रैक्शन, व्हेन एन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सेपरेटिंग सरफेस, और इसका पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने इस बात को मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि इस केस में लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा। इज इट ओके? ऐसा हमेशा नहीं हो रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा सेम नहीं होते हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर आप यूज़ मत कर लेना, है ना, ये रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन में ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, पर यहाँ बराबर हो गए हैं। इज इट ओके? तो ये हमने एक केस पढ़ा है नो रिफ्रैक्शन का, और भी कोई केस है क्या, दैट विल सी लेटर। इज इट ओके? तो मैं हट रही हूँ साइड में, देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा घर पे, आपके नोट्स में भी लिखा है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, ये पूरा आपको नोट डाउन भी करना होगा। इज इट ओके? तो इसके बाद में क्या और कोई केस है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो बाय एवरीवन।